नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। सबसे पहले दिन का ये वीडियो देखिए ताकि आपके भीतर की करुणा उपज जाए। सरकारों की पता नहीं कब उपजेगी। कहाँ रहते हो आप? कुंडा मोगा रहते। कुंडा मोगा। कहाँ से आ रहे हो? हाँ? बाहर कमाने गए थे, हाँ जुगाड़ हुआ नहीं। हाँ हाँ। आने का पैसे का। रुक जाओ ना भैया 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 मुझे ज्यादा टाइम नहीं। 1 मिनट बस। कहाँ रहते आप? कुंडा मोगा रहते। कहाँ से आना हो रहा है आप? हैदराबाद से आ रहे हैं। तो कोई शासन ने आपको कोई व्यवस्था नहीं दी क्या? बिल्कुल नहीं, किसी भी तरीके से? सिर्फ गोंदे में एक बार खाना मिला हमको, हाँ। बाकी कहीं पे हमको कुछ नहीं मिला। यहाँ पे खाना मिला तो वो खाना भी खाने योग्य नहीं था। कहाँ? ये राजेगांव। रजेगांव में। तो आपकी मेडिकल जांच वगैरह हो गई? हाँ हो गई। तो आपको वहाँ जो हैदराबाद में किसी तरीके की कोई सुविधा नहीं मिल पाई है? नहीं, कुछ भी नहीं, किसी भी तरीके नहीं। किसी भी तरीके। कितने दिन हो गए? तस्वीर में गाड़ी खींच रहे शख्स का नाम है राजू। गाड़ी पर बैठी हुई है इनकी 8 महीने की गर्भवती पत्नी धरवंती और उनकी गोद में है 2 साल की बेटी अनुरागिनी। राजू मध्य प्रदेश के बालाघाट के कुंडमोह गांव के रहने वाले हैं। हैदराबाद में काम करते थे। लॉकडाउन में काम बंद हो गया। कुछ दिन किसी तरह निकाले, फिर घर जाने के लिए यहाँ वहाँ जाकर मिन्नतें की, लेकिन मदद नहीं मिली तो आखिर पैदल घर के लिए निकले। राजू बेटी को गोद में लेकर और पत्नी सामान लेकर। सफर लगभग 660 किलोमीटर का था। बच्ची के लिए चप्पल भी नहीं थी। तो आत्मनिर्भरता के कीवर्ड बनने से 2 हफ्ते पहले राजू ने अपने हाथ से एक गाड़ी बनाई, उसमें पत्नी और बच्ची को बिठाया। फिर राजू 17 दिन में इस गाड़ी को खींचते हुए बालाघाट पहुंच गए। बालाघाट की सीमा महाराष्ट्र से लगती है। मध्य प्रदेश के राजगांव में चेक पोस्ट है। यहीं मिले खाने के लिए राजू ने कहा कि वो खाने लायक नहीं था। वैसे प्रशासन की तरफ से बयान आया कि पुलिस की एक गाड़ी राजू तक पहुंची, बेटी को बिस्किट और चप्पल दी, परिवार को घर तक छोड़ा गया। कोरोना से बचने के लिए लगाया गया लॉकडाउन, ऐसी तमाम तस्वीरों का कोलाज बनता जा रहा है। लोग अपनी टाइमलाइन पर इन्हें देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं, अपनी अपनी पॉलिटिक्स और सहूलियत के हिसाब से नेताओं को चुन के कोस देते हैं। यहाँ पर तेलंगाना इन्वॉल्व है, यहाँ पर महाराष्ट्र इन्वॉल्व है, यहाँ पर मध्य प्रदेश इन्वॉल्व है। एक जगह रीजनल पार्टी, एक जगह कांग्रेस शिवसेना का गठबंधन एनसीपी का, एक तरफ भाजपा। आप भी अपनी पॉलिटिक्स की सहूलियत के हिसाब से कोस सकते हैं, लेकिन जब उससे वक्त मिले तब पूछिएगा। सरकारें जिन गरीबों का बार बार जिक्र कर रही हैं, उन गरीबों की ये तस्वीरें क्या उन्हें नजर नहीं आ रही? हर सरकारी अधिकारी, चाहे वो देश के किसी कोने से हो, एक ही तरह का जवाब देता है। मामला प्रकाश में आते ही तत्काल मदद दी गई, अब सब ठीक है। ये समझना मुश्किल है कि इतनी मुस्तैदी है तो फिर कोई व्यक्ति 17 दिन तक सड़क पर गाड़ी कैसे खींचता रहा। और अगर राज्य अपने यहाँ आ रहे मजदूरों का सचमुच स्वागत कर रहे हैं, उनकी मदद के लिए दौड़े जा रहे हैं, तो फिर बॉर्डर पर मिले खाने को राजू ने खाने लायक क्यों नहीं समझा? जबकि वो कह रहे हैं कि लंबा वक्त हो गया, एक बार छोड़कर कहीं खाना मिला ही नहीं। सवाल छोड़कर जा रहा हूँ ताकि आप ये सवाल जब आपको ज़रूरी लगे तब अपने हुक्मरानों से, अधिकारियों से ज़रूर पूछें। आप सवाल नहीं पूछते हैं, इसीलिए ना तो तसल्ली बख्श जवाब मिलते हैं, ना ही समाधान मिलता है। मिलते हैं तो सिर्फ प्रवचन। सुर्खियों की तरफ बढ़ते हैं। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के कुल मामले हो गए हैं 42,63,000। ठीक हुए हैं 14,93,661 लोग। मौतें हुई 2,92,000। भारत की बात करें तो पिछले 24 घंटे में भारत में 3,525 नए मामले सामने आए, 122 लोगों की मौत हुई। इन्हें मिलाकर भारत में संक्रमितों की कुल संख्या हो गई 74,281। ठीक हुए हैं 24,386 लोग। मौतें हुई 2,415। सबसे खराब हालत महाराष्ट्र में है, जहां 24,400 से ज्यादा मामले हैं। राज्य में बड़ी संख्या में पुलिस के अधिकारी और जवान भी संक्रमित हुए। लगातार ड्यूटी पर लगे पुलिस जवानों को राहत देने के लिए अब महाराष्ट्र सरकार ने अर्धसैनिक बलों की 20 कंपनियां मांगी हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने जानकारी दी कि ईद और दूसरे त्योहार नजदीक आ रहे हैं। इसे देखते हुए केंद्र से अर्धसैनिक बलों के 2,000 जवान मांगे गए हैं। महाराष्ट्र में पहले से ही अर्धसैनिक बलों की 32 कंपनियां पुलिस का हाथ बटा रही हैं। दूसरा अपडेट, कोरोना वायरस के बाद से कई लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। कुछ लोगों को दफ्तर की याद आ रही है, कुछ हमारे जैसे लोग हैं जो दफ्तर आ भी गए हैं थोड़े समय के लिए। कुछ लोग घर पर काम कर रहे हैं। पर लॉकडाउन खुलेगा तब क्या होगा? कंपनियों के ऐलान आ रहे हैं कि दिसंबर तक घर से काम करिए। ऐसे में ट्विटर का ऐलान सुर्खियां बना रहा है। ट्विटर ने क्या कहा? बज़फीड न्यूज के मुताबिक ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी ने ट्विटर के कर्मचारियों से कहा कि वो अब हमेशा के लिए घर से काम कर सकते हैं। मतलब कोरोना और लॉकडाउन के बाद भी दफ्तर आने की जरूरत
नहीं है। तीसरी सुर्खी, पीएम के लोकल पर जोर वाली अपील का असर दिखने लगा है। गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया कि अब से सभी केंद्रीय अर्धसैनिक बल जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ इत्यादि इनकी कैंटीन्स में भारत में बना सामान ही बिकेगा। ये फैसला 1 जून से लागू होगा। गृह मंत्री का कहना है कि 10 लाख जवानों के परिवार में तकरीबन 50 लाख लोग इस फैसले के बाद रोजमर्रा की जिंदगी में जो घर में बना यानी कि देश में बना सामान है उसका इस्तेमाल करेंगे। अब आते हैं आज की बड़ी खबर पर। 20 लाख करोड़ बहुत बड़ी रकम है, 20 के आगे 12 जीरो। बड़ी रकम तभी तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद टीवी पर आकर देश को यह रकम बता गए, तुकबंदी के साथ 20 लाख करोड़ इन 2020। एक बार फिर प्रधानमंत्री जी से समझ लीजिए, फिर हम समझाएंगे। कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि किसे कितना मिलेगा इसकी डिटेल सरकार बाद में देगी। डिटेल की पहली किश्त लेकर आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आई। उनके साथ थे वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और दूसरे बड़े अधिकारी मंत्रालय के। लगा कि 20 लाख करोड़ का सारा हिसाब आज ही मिल जाएगा, लेकिन आते ही वित्त मंत्री ने बताया पैकेज बहुत बड़ा है, इसलिए एक दिन में पूरा नहीं बताएंगे, रोज एक एक किश्त लेकर आएंगे। पूरा बताने में 5-6 दिन लगेंगे, रोज एक सेक्टर की बात। और इसी स्कीम में आज वित्त मंत्री ने MSME यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज उद्योगों की बात की। बड़े बड़े सारे ऐलान, पर हम आपको बताएंगे काम की बात है। सबसे पहले बड़ा ऐलान सुनिए वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर से। ये जो हमारा सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग है, कुटीर उद्योग है, गृह उद्योग है, इन सबका एक बहुत महत्व है। 12 करोड़ से ज़्यादा लोगों को ये रोजगार देते हैं। तो ऐसे कारोबार और व्यापार करने वाले, विशेष तौर पर MSME सेक्टर जो है, इसके लिए आज एक बहुत बड़ी घोषणा है कि कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन 3 लाख करोड़ रुपए का मध्यम सूक्ष्म लघु कुटीर और गृह उद्योग को मिलेगा। इसमें किसी को अपनी ओर से कोई गारंटी, कोई कोलेटरल देने की आवश्यकता नहीं है और इसका समय सीमा भी 4 वर्ष की होगी और पहले 12 महीने यानी कि पहला 1 वर्ष उनको प्रिंसिपल रीपेमेंट नहीं करना पड़ेगा, इनके मूलधन का चुकाना नहीं पड़ेगा, मूलधन को नहीं चुकाना पड़ेगा। MSME सेक्टर को बिना गारंटी के कर्ज दिए जाएंगे, कुल लोन 3 लाख करोड़ रुपए। आज की सबसे बड़ी घोषणा यही थी। लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योग क्या होते हैं? सरकार ने आज इसकी पहले से चली आ रही परिभाषा बदल दी। नई परिभाषा इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के हिसाब से है। सीमा पहले से ज्यादा कर दी गई। आप इस टेबल में देख रहे हैं 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ टर्नओवर वाले उद्योग माइक्रो की कैटेगरी में आएंगे। स्मॉल का टर्नओवर 50 करोड़ से कम होना चाहिए और मीडियम का 100 करोड़ से कम। इसी सेक्टर के लिए दूसरा ऐलान, जो MSME पहले से आर्थिक संकट से जूझ रहा है, उसकी मदद के लिए 20,000 करोड़ के लोन का प्रावधान है। तीसरी बात, जो उद्योग अच्छे चल रहे हैं उनमें और पैसा डालने के लिए 50,000 करोड़ की इक्विटी। चौथी बात, छोटी कंपनियों के कर्मचारियों के EPF में कंपनी और कर्मचारी का हिस्सा। मार्च, अप्रैल और मई तक सरकार ने डालने की बात कही थी, अब इसे 3 महीने और बढ़ाकर अगस्त तक के लिए कर दिया गया है। इसमें कुल पैसा होगा 2500 करोड़ रुपए। पांचवी बात, वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए एक ऐलान। EPF में अब तक कंपनी और कर्मचारी कंट्रीब्यूशन 12% हिस्सा होता था, इतना ही कटता था। अब उसको घटाकर 10% कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि इससे 6,750 करोड़ रुपए EPF में कम जाएंगे, लोगों के पास ज्यादा रहेंगे। इसके अलावा बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियों को 90,000 करोड़ का लोन दिया जाएगा। कर्ज देने वाली छोटी संस्थाएं, जिनको माइक्रो फाइनेंसिंग यूनिट कहते हैं, उनको 50,000 करोड़ के लोन दिए जाएंगे ताकि वो आगे छोटे लोन दे सकें। नॉन सैलरीड यानी कि वेतन न पाने वाले लोग पैसे का जो लेन देन करते हैं उस पर लगने वाला टैक्स अब 25% कम लगेगा। यानी पहले टैक्स के 100 कटते थे तो अब 75 ही कटेंगे। इन ऐलानों के बाद निर्मला सीतारमण से रिपोर्टर्स ने पूछा,
20 लाख और कहां कहां बांटेंगे ये तो बता दीजिए। 20 लाख करोड़, वित्त मंत्री का टाइपो, मेरा टाइपो। जवाब था अभी इंतजार करिए। अब हम अपना अंकगणित शुरू करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जीडीपी का 10% हिस्सा राहत पैकेज के तौर पर देने की बात कही थी। तो समझ लेते हैं। जीडीपी का मतलब होता है एक देश के भीतर साल भर में जितनी वस्तुएं बनती हैं और जो सेवाएं लगती हैं उनका मोल। जैसे भारत की जीडीपी साल 2019-20 में तकरीबन 200 लाख करोड़ की है। अब जीडीपी कोई तिजोरी में रखा पैसा तो है नहीं कि प्रधानमंत्री निकाल कर दे देंगे। तिजोरी वाला पैसा या सरकार की कमाई तो बजट होता है, जो इस साल तकरीबन 30 लाख करोड़ का था। इसलिए ये बात असंभव लगती है कि सरकार की कुल कमाई 30 लाख करोड़ हो और उसमें से 20 लाख करोड़ कोरोना राहत पैकेज में खर्च कर दिया जाए। तो सरकार क्या कर रही है? वही जो आज बताया, लोन देने वाली स्कीम। वित्त मंत्री ने आज जो घोषणाएं की उसमें करीब 5,20,000 करोड़ रुपए गिनवाए। 20 लाख करोड़ में से ये रकम कम करेंगे तो पीछे बचेगा 14,80,000 करोड़। इसके अलावा सरकार ने लॉकडाउन लगने के बाद 26 मार्च को ही 1,70,000 करोड़ का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज दिया था, जिसमें सरकार ने कृषि सम्मान निधि जैसी कुछ ऐसी योजनाओं का पैसा भी जोड़ा था जो पहले से ही चलाई जा रही हैं। बहरहाल 14,80,000 करोड़ में ये रकम भी कम कर दीजिए, बचा 13,10,000 करोड़। अब आते हैं आरबीआई वाले हिस्से पर। सरकार के 20 लाख करोड़ वाले पैकेज में लिक्विडिटी का हिस्सा सबसे बड़ा है, करीब 8 लाख करोड़, यानी कि 40%। लेकिन ये 8 लाख करोड़ रुपए किसे मिला, कहां गया? पूरी बात समझाते हैं। लिक्विडिटी अंग्रेजी का शब्द, हिंदी में कहते हैं तरलता। किसी गाढ़ी चीज को पानी में डालकर तरल किया जाता है, लेकिन अर्थव्यवस्था का गाढ़ापन पानी डालने से तरल नहीं होता, पैसे डालने से होता है। और पैसे कौन डालेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई। अर्थव्यवस्था में पैसे का फ्लो नियंत्रित करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। मतलब कोई कहे कि नया धंधा शुरू तो करना है लेकिन पैसा नहीं, पैसे का अभाव है, तो इसका इंतजाम अभी आरबीआई कर रहा है। रिजर्व बैंक ने कुछ नियमों में बदलाव किया ताकि बैंकों के जरिए पैसा बाजार में आए और लिक्विडिटी बढ़ जाए। आरबीआई ने फरवरी से लेकर अब तक जो कदम उठाए उनसे बाजार में 8 लाख करोड़ रुपए आने का अनुमान है। इसमें से कितना आया ये अभी कहा नहीं जा सकता। अब आरबीआई ने ऐसा क्या किया कि पैसा चलकर बाजार में आने लगा, इसकी बारीकी भी समझ लेते हैं। 6 फरवरी को आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक के बाद कुछ कदम उठाने का ऐलान करती है। इससे बाजार में 2,80,000 करोड़ रुपए पहुंचने का अनुमान लगाया गया था। लॉकडाउन लगने के बाद 27 मार्च को आरबीआई ने रेपो रेट में 75 बेसिस पॉइंट की कटौती की, इसको 4.40% कर दिया। रिवर्स रेपो रेट 90 बेसिस पॉइंट घटाकर 4% कर दिया। रेपो रेट यानी जिस ब्याज पर बैंक आरबीआई से कर्ज लेते हैं, रिवर्स रेपो रेट इसका उल्टा। रिवर्स रेपो रेट वो ब्याज दर जिस पर बैंक आरबीआई के पास पैसा जमा करवाता है। अब आरबीआई ने ये दोनों रेट घटाए, तो मतलब ये कि एक तो बैंकों को आरबीआई से सस्ता लोन मिलेगा, दूसरा बैंक आरबीआई के पास पैसा जमा करने से बचेंगे क्योंकि ब्याज की दर कम हो गई है। इसके बजाय वो पैसा कहीं और ज्यादा प्रॉफिट में लगाएंगे, यानी बाजार में पैसा जाएगा, लोगों को लोन मिलेगा। इसके अलावा आरबीआई ने सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो में भी 100 बेसिस पॉइंट की कटौती कर दी थी। इसे घटाने का मतलब है कि अब बैंकों के पास लोन देने के लिए ज्यादा पैसा होगा, यानी मार्केट में बैंकों से और पैसा पहुंचेगा। इसके अलावा आरबीआई ने एक और बड़ा कदम उठाया था, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस यानी कि टीएलटीआरओ टूल को इस्तेमाल किया था। आरबीआई को जब टारगेट करके बैंकों से बाजार में पैसा लगवाना होता है तब आरबीआई ये तरीका अपनाता है। इस तरीके को सबसे पहले 2008 की मंदी में यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने आजमाया था। इसमें आरबीआई 1 से 3 साल का लॉन्ग टर्म लोन देता है। इसके लिए ऑक्शन होता है। इसमें सिर्फ बैंकों को ही नहीं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट को भी शामिल किया जाता है। इस तरीके से आरबीआई ने 1 लाख करोड़ रुपए इन संस्थाओं को देने का टारगेट रखा ताकि ये कॉर्पोरेट सेक्टर को लोन दें या सिक्योरिटी खरीदें, किसी भी तरह उद्योग धंधों तक पैसा पहुंचे। यानी 27 मार्च वाले आरबीआई के फैसलों से लिक्विडिटी बढ़ी 3,74,000 करोड़। इसके अलावा आरबीआई ने 17 अप्रैल को टीएलटीआरओ के तहत कुछ बैंक्स को फाइनेंस देकर 1 लाख करोड़ रुपए और बाजार में बढ़ाए। फिर 27 अप्रैल को ही म्यूचुअल फंड्स के लिए स्पेशल लिक्विडिटी फंड में 50,000 करोड़ जारी किए गए। ये सारा पैसा मिलाकर करीब 8 लाख करोड़ होता है। और सरकार वाले पैकेज में कितना बचा था? 13,10,000 करोड़। इसमें से 8 लाख करोड़ माइनस कर दीजिए, बचा 5,10,000 करोड़, यानी जीडीपी का 2.5%। सोशल मीडिया वाले गणित पर जाएं तो 20 लाख करोड़ को अगर देश के 130 करोड़ लोगों में बांट दिया जाए तो हर एक को करीब 15,385 रुपए मिलता। लेकिन ऊपर हमने जो गणित बताया उसके हिसाब से पूर्णमासी के चांद की तरह पैकेज घट गया। अब आपके लिए 3,846 रुपए ही बचे। मतलब सीटीसी और इन हैंड वाला फर्क है। देखना होगा
इसका सरकार किस तरह से बंटवारा करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया तो उसके कुछ हिस्सों पर सोशल मीडिया पर ऐतराज जताया गया। सबसे बड़ी बहस खड़ी हुई पीएम के उस दावे के इर्द गिर्द जिसमें उन्होंने कहा कि कोरोना का संकट आने से पहले भारत में पीपीई किट्स नहीं बनती थी, अब 2 लाख प्रतिदिन बनने लगी हैं। कोरोना महामारी, उसने हमें ये 3 अक्षर हटा दिए हैं। पीपीई क्या अर्थ है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। आसान भाषा में कहें तो व्यक्ति को सुरक्षा देने में काम आने वाला साजो सामान। इस किट में 6-8 चीजें शामिल होती हैं। पहला बॉडी सूट, कवरऑल भी कहा जाता है इसको। दूसरा शू कवर। तीसरा नाइट्रोइल ग्लव्स, विशेष तरह के दस्ताने जो बेहतर सुरक्षा देते हैं। चौथा 3 प्लाई मास्क, ये साधारण सर्जिकल मास्क है। 5वां फेस शील्ड, ये चेहरा ढकता है ताकि छींटे चेहरे पर ना आए। 6वां है N95 या KN95 मास्क। 7वां डिस्पोजेबल बैग और 8वां हैंड सैनिटाइजर। पहली 6 चीजें पहनी जाने वाली किट का हिस्सा है। डिस्पोजेबल बैग किट के इस्तेमाल के बाद उसे फेंकने के काम आता है, क्योंकि किट एक इस्तेमाल के बाद प्रदूषित मानी जाती है, इसलिए किट के साथ आए मजबूत बैग में रखकर इसे अस्पताल के कचरे में डाला जाता है। और हैंड सैनिटाइजर तो हम सब जानते हैं, हाथ साफ करने के काम आता है। तो क्या भारत में कोरोना से पहले पीपीई किट बनती ही नहीं थी? 100% एक्यूरेसी के साथ इसका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। क्यों? हम आपको समझाते हैं। जिन चीजों का आपने ऊपर जिक्र सुना उनमें अलग अलग चीजों का इस्तेमाल भारत में होता आया है। एक बात और बता दें आपको, HIV और कोरोना अलग अलग तरह के संक्रमण हैं, इसलिए इनकी किट भी अलग अलग तरह की होती है। कोरोना महामारी के आने के बाद पीपीई किट्स के इस्तेमाल पर जोर दिया गया, क्योंकि इसमें मरीजों की नाक और मुंह से निकलने वाले कणों से डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ के संक्रमित होने का खतरा था। लेकिन हमने आपको बताया HIV वाली किट से काम नहीं बनना था। ऐसे में कोरोना महामारी जब हमारे दरवाजे पर आ गई तब हंगामा बरपा कि पीपीई किट कैसे बनाई जाए। इसे लेकर सरकार की कोई स्पष्ट गाइडलाइंस थी ही नहीं, ना नियम थे, ना ही कोई बड़ा क्वालिटी चेक। इसलिए भारत में जहां इन किट्स का इस्तेमाल हो भी रहा था वो ज्यादातर आयातित थी। कोरोना संकट आने के बाद बड़े मैन्युफैक्चरर्स ने फरवरी में सरकार से गाइडलाइंस जारी करने की अपील की। स्क्रॉल वेबसाइट के मुताबिक सरकार ने 2 मार्च को किट को लेकर गुणवत्ता के नियम जारी किए, लेकिन इन्हें सार्वजनिक किया गया 24 मार्च को। भारत में पहले किट्स की टेस्टिंग के लिए एक लैब थी। बढ़ते बढ़ते ये संख्या 30 अप्रैल को 8 पर पहुंची, लेकिन इसमें भी सरकार ने 5 हफ्ते लिए। इतनी देर में 30,000 नए मामले सामने आ चुके थे। फिलहाल भारत के पास पीपीई किट के स्टैंडर्ड्स का एक बेसिक ढांचा है। टेस्टिंग का काम रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO से जुड़ी इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज INMAS जैसी लैब्स में होता है। यहाँ किट के फैब्रिक की मजबूती, सिलाई और दूसरी चीजें परखी जाती हैं। एक बार सर्टिफिकेट मिलने पर सरकारी अस्पतालों को किट सप्लाई की जा सकती है, लेकिन हर नए बैच में से सैंपल जांच के लिए भेजने पड़ते हैं ताकि गुणवत्ता बनी रहे। अब समस्या यह है कि इन लैब्स के पास इतने सैंपल जमा हो चुके हैं कि 24 घंटे काम करने के बावजूद इन्हें टेस्टिंग में 5 हफ्ते तक लगने की बात मीडिया रिपोर्ट्स में आ रही है। इसका मतलब यह हुआ कि किट बनाने वाले अपनी मशीनों के साथ इंतजार करते रहते हैं। जिनके पास सर्टिफिकेट है वो भी प्रोडक्शन का काम कम किए हुए हैं, क्योंकि जिस बैच से सैंपल लिया गया अगर उसी मटेरियल से किट बनाते रहे और बाद में पता चला कि सैंपल फेल हो गया तो सारा माल बेकार हो जाएगा। पीपी किट बनाने वालों को पेमेंट, मजदूरों की आवाजाही और रॉ मटेरियल जुटाने में दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। उनकी परेशानियां जानने के लिए हमारे साथी रजत शर्मा ने सरकार की ओर से अप्रूव किए गए 10 मैन्युफैक्चरर्स से बात की। इनमें से अधिकतर टेक्सटाइल बैकग्राउंड से हैं, जो पहले टेक्सटाइल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे। लॉकडाउन में वो पीपीई किट बनाना शुरू कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि सबसे बड़ी समस्या है DRDO से किट अप्रूव करवाना। यूपी सरकार के साथ काम कर रहे एक बड़े मैन्युफैक्चरर ने नाम न जाहिर करने के आग्रह पर बताया कि हमें पेमेंट्स मिलने में भी बड़ी दिक्कत हो रही है, खासतौर पर सरकार की तरफ से। सरकार को हमें कुछ अमाउंट एडवांस देना चाहिए ताकि हम रॉ मटेरियल खरीद सकें। हर घंटे कोरोना बढ़ रहा है, हमें भी तैयारी बढ़ानी होगी, लेकिन अगर सरकारी व्यवस्था में पैसा अटकेगा तो हमारे लिए काम करना असंभव हो जाएगा। कोरोना से पहले टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करने वाले नोएडा के एक व्यापारी का कहना है कि उनकी किट DRDO से 27 अप्रैल को अप्रूव हो गई, लेकिन आज 15 दिन बीत जाने के बाद भी प्रोडक्शन शुरू नहीं कर पाए। पहले प्रशासन के लॉकडाउन के चलते फैक्ट्री नहीं खुलने दी गई, अब लेबर नहीं मिल रहा, मजदूर आते भी हैं तो रास्ते में पुलिस पीटती है। सरकार को इसका भी ख्याल करना चाहिए। फरीदाबाद में पीपीई किट बना रहे एक और उत्पादक ने बताया, लॉकडाउन सिर्फ 4 घंटे पहले बताकर लागू कर दिया गया। हम ज्यादा रॉ मटेरियल नहीं खरीद पाए थे तब तक, अब रेट बढ़ गए हैं, सामान मुश्किल से मिल रहा है। रास्ते में ज्यादा चेक पोस्ट और चेकिंग के चलते सप्लाई लगातार मुश्किल हो रही है।
मेरठ में पीपी किट बना रहे एक उत्पादक ने बताया कि सरकार के पास पहले कोई फ्रेमवर्क नहीं था, अब बनाया है तो सरकार बड़ी जल्दी संशोधन कर रही है। नया मटेरियल पर काम करने के लिए दोबारा टेस्टिंग करवानी होती है, जो लंबा काम है। बेहतर यही होगा कि सरकार कुछ दिन का समय लेकर गाइडलाइंस स्पष्ट बना दे ताकि खराब पीपी किट ना बने। तो ये है पीपी किट्स का वो सच जो मोदी जी सही बोले या नहीं बोले की बहस के शोर में दब रहा था। हम उम्मीद करते हैं कि अलग अलग राज्य सरकारें और केंद्र सरकार इस पर ध्यान देंगे। बाकी आंकड़े हैं, बोलते रहिए। ज़मीन पर वो आंकड़े, एक इंसान, एक जिंदगी, एक आशंकित मौत, इसके रूप में नजर आते हैं। आज के लल्लन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।